हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो है हिंदी की नई किताब आ चुकी है जिसका नाम भी मल्हार है। उसका हम पहला पाठ पढ़ेंगे जो कि एक कविता है और कविता का नाम आप देख ही सकते हैं। नाम दिया गया है स्वदेश। स्वदेश बच्चों दो शब्दों से बना है जो जिसका अर्थ है कि स्व का मतलब होता है अपना और देश मतलब देश। तो इसका पूरे शब्द का अर्थ हो गया है अपना देश, अपना देश। तो बच्चों जैसे कि आप देख ही चुके होंगे कि जहां पर देश की बात आती है, जिस कविता में जिस कहानी में देश के बारे में पहले ही शब्द में बता दिया जाए तो हम उसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि वो जो कविता है या पाठ है, कहानी है, वो कहीं न कहीं हमारे को देश प्रेम की भावना से जोड़ती है। तो ये जो कविता है ये भी कुछ ऐसी ही कविता है जो कि हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति सम्मान और अपने देश के प्रति हमारे मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। जागृत का मतलब होता है कि हमारे मन में जगाती है देश प्रेम की भावना। तो इस तरीके से जो है ये कविता है और इसके जो कवि हैं बड़े ही वंदनीय हैं, बड़े ही सम्मान के योग्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनके बारे में हम जो है कविता के अंत में भी पढ़ेंगे और बड़ी अच्छी कविता है। चलिए अभी हम कविता को समझते हैं। कविता को पढ़कर इसके भाव, इसकी थोड़ी सी व्याख्या साथ के साथ और इस कविता का क्या भाव है वो दोनों हम समझने का प्रयास करेंगे कविता का वाचन करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है कि लिखा गया है अ, लिखा ये गया है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित है, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो बच्चों यहाँ जो है कवि सीधा सीधा हमें बता रहा है, हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यदि हमारे अंदर क्या है कि यदि ऐसा कोई हृदय है, हृदय मतलब शरीर में, मन में, दिल में जिसके अपने देश के प्रति, स्वदेश का मतलब मैंने बता ही दिया था पहले ही, क्या होता है अपना देश, कि जिसके मन में, दिल में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, वो फिर हृदय जो है, वो दिल, वो मन किसी काम का नहीं है, वह पत्थर के समान है। जैसे जिस तरीके से पत्थर होता है, पत्थर का क्या काम है, एक जगह पड़ा रहता है, एक ही जगह पर पड़ा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं होता है। तो यदि हमारे अंदर भी अपने देश के प्रति कोई भाव नहीं है, इमोशन नहीं है, अपने देश के प्रति देश प्रेम की फीलिंग नहीं है, तो हम भी किसी पत्थर से कम नहीं है। ये कविता में 2 लाइनों में समझाया गया है कि कवि कहता है कि ऐसा हृदय, ऐसा दिल पत्थर के समान है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है। आगे क्या लिखा है? जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। मतलब कि ऐसा जीवन जो किसी दूसरों के अंदर जोश नहीं पैदा कर सकता। जोश मतलब होता है उत्साह, ठीक है, बहुत एक्साइटेड कर देता है कि यदि कोई इंसान अपने देश के लोगों में या खुद में अपने अंदर उत्साह और जोश नहीं जगा सकता, अपने देश का नाम लेते ही भारत माता की जय बोली और जय बोलते ही बिल्कुल शांत खड़ा है, ढीला ढाला सा, कोई रिएक्शन नहीं है, यदि कोई ऐसा जीवन है, ठीक है, तो वो उसके जीवन में कोई सार नहीं है। मतलब कि वो सार नहीं का मतलब यहाँ है कि व्यर्थ है, वो जीवन बेकार है। यदि देश का नाम लेते ही किसी के अंदर जोश नहीं जगा, उत्साह नहीं जगा, तो ऐसा जीवन, ऐसा इंसान, उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो किसी काम की नहीं है। ये थी पहली पंक्तियां। अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? आगे दिया गया है, जो चल न सका संसार के संग, उसका होता संसार नहीं। अब यहाँ समझाया गया, ये हमारे लिए भी बच्चों बहुत जरूरी बात है कि हमें किसके साथ चलना है? अपने संसार के संग चलना है, समाज के संग चलना है, अपने देश के संग। जिस तरीके से हमारा देश, जिस तरीके से हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तरक्की कर रहा है, तो हमें भी उसके साथ चलना है। और यदि हम पीछे रह गए, ठीक है, यदि हम पीछे रह गए देश से, समाज से, तो फिर उस समाज में, उस देश में हमारा कोई नहीं होता है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सका
सकेगा पार नहीं। मतलब कि जिसने बीच में ही हिम्मत छोड़ दी, साहस का मतलब है यहाँ पर कि हिम्मत छोड़ दी। जिस तरीके से बच्चों हम किसी काम को पूरी मेहनत से करते हैं, मेहनत से एकदम जो है मन से करते हैं और बीच में जाके उसको छोड़ दें, अपनी हिम्मत हार जाएं, तो कभी भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे अंदर हिम्मत होगी, मेहनत करने का एक जज्बा होगा, दृढ़ विश्वास होगा अपने ऊपर, तो तब जाके हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यदि हम बीच में ही हिम्मत हार जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को पार नहीं कर पाएंगे, हमें कभी भी मंजिल नहीं मिल पाएगी। इन पंक्तियों का ये अर्थ था कि जिसने साहस छोड़ दिया, जिसने बीच में ही हिम्मत छोड़ दी, तो वो जो है व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। और जो आगे क्या समझाया गया है कि जिससे न जाति उद्धार हुआ। जाति उद्धार मतलब कि यहाँ लिखा है, जाति उद्धार का मतलब होता है कि जो समाज के काम नहीं आ सका, समाज के काम नहीं आ सका, अपनी जात बिरादरी के काम नहीं आ सका, ठीक है, जो अपनी जात बिरादरी के काम नहीं आ सका, समाज के काम नहीं आ सका, अपने देश के काम नहीं आ सकता, तो जो है उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता है। यहाँ पर यही समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपने समाज, अपनी जाति, अपनी बिरादरी की भलाई नहीं कर सकता, तो उसकी खुद की भी भलाई नहीं हो सकती है, उसका खुद का भी उद्धार, उद्धार का मतलब है यहाँ पर भला नहीं हो सकता, भलाई नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति अपना देश का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, अपनी जात का, बिरादरी का, ठीक है, अपने मोहल्ले का, अपनी सोसाइटी का भला नहीं कर सकता, तो फिर उसका भला भी कभी भी नहीं हो सकता है। और जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ समझाया है कवि ने, शुक्ल जी ने कहा है कि जो व्यक्ति भरा नहीं है भावों से, अपने देश के प्रति उसमें भाव नहीं है, देश का नाम आया, कहीं भी सुना, जैसे मान के चलिए सुबह आप जाते हैं तो कहीं आपको देशभक्ति का कोई गीत सुनता है, तो आपके अंदर एक इमोशन, एक फीलिंग देश के प्रति एकदम से भाव जागृत होते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर अपने देश के प्रति कोई भाव नहीं है, उसके अंदर अपने देश के लिए एक रस की धारा नहीं बहती है, ठीक है, तो वो जो है हृदय नहीं है, वो कोई संवेदनशील आदमी नहीं है। संवेदनशील मतलब कि वो जो है अंदर से मर चुका है, ठीक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है, देश के प्रति उसके भाव ठीक नहीं है, ठीक है, और उसमें देश के प्रति देश प्रेम की भावना की धारा उसके मन में नहीं बहती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका हृदय नहीं है, वो पत्थर है, और जिसमें स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का को मतलब वो फिर इंसानियत उसके अंदर नहीं है, वो संवेदनशील नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लिखा है कि जिससे न जाति उद्धार हुआ, कि जिससे अपनी समाज, जात, बिरादरी, अपनी सोसाइटी, इसका वो भला नहीं कर सका, उद्धार का मतलब है भला नहीं कर सका, तो उसका भी कभी उद्धार नहीं होगा। और जो भरा नहीं है भावों से, अंदर से जिसके मन में भाव नहीं है अपने देश के प्रति, ठीक है, एक प्रेम की भावना नहीं है, रस की धारा नहीं है अपने देश के प्रति, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो, जिसको अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, वो उसका हृदय एक पत्थर के समान है। पत्थर जो है उसमें कोई भी संवेदना नहीं होती है, कोई भी भाव नहीं होता है, भावहीन होता है, संवेदनाहीन होता है, तो व्यक्ति भी ऐसा ही हो जाता है। देखिए जैसे बच्चे हैं, बच्चे कितनी अथक मेहनत से जैसे ही देश का नाम, झंडा दिखाई दिया, सब बच्चे एकदम से अपने झंडे को बिल्कुल ऊंचा शिखर तक पहुंचाने के लिए इसको पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव होना चाहिए देश के प्रति। चलिए आगे है, आगे क्या समझाया गया है, कवि ने लिखा है कि जिसकी मिट्टी में उगे बड़े। अब कवि कहता है कि जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें हमने दाना पानी, मतलब कि जिस देश में, जिसकी देश की मिट्टी में हम बड़े हुए, पैदा हुए, उगना यहाँ पैदा होने से संबंधित है, पैदा होना, और बड़े होने, बड़े हुए, जिसकी मिट्टी में हम पैदा हुए, ठीक है, और फिर बड़े भी हुए, और जिसका हमने दाना पानी खाया। जैसे मान के चलिए हम भारत देश में रहते हैं, हमारे प्यारे देश का नाम है भारत, हम भारत में पैदा हुए, और पैदा होने के बाद हम यहाँ पर बड़े भी हुए, ठीक है, और इसी देश की मिट्टी से जो हमने देखा, दाना पानी हमें मिला, जो भोजन मिला हमें, ठीक है, जहाँ की नदियों का ठंडा पानी पीकर हमने अपने तन की प्यास बुझाई, जिसके संसाधनों का प्रयोग हम डेली कर रहे हैं, दैनिक रूप से कर रहे हैं, भोजन में कर रहे हैं,
इसके बाद आने जाने में कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने पढ़ाई लिखाई में जिस देश की चीजों का यूज कर रहे हैं और फिर उस देश के प्रति हमारे मन में कोई अच्छी भावना नहीं है, ठीक है, देश प्रेम की भावना की कमी है, तो हम फिर कह सकते हैं कि हम इंसान नहीं हैं। हम जो है बिल्कुल हमारा दिल पत्थर का है और हम बिल्कुल मतलब कि एक निम्न कोटि के इंसान हैं। आगे क्या लिखा है? आगे कहा है माता-पिता बंधु, जिसमें और ये कहा कि यहीं पर इसी धरती पर, ठीक है, अपने देश की धरती पर हमें माता-पिता जो है माता-पिता हमारे भाई-बहन यहीं रहे, ठीक है? और हमारा ये देश स्वतंत्र है और हैं जिसके राजा-रानी, और हम अपने देश के ही राजा-रानी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ एक देश के नागरिक हैं, हम अपने देश के स्वयं राजा हैं, ठीक है? यदि हर व्यक्ति स्वयं को अपने देश का राजा मानेगा, तो फिर किसी भी दूसरे देश को हमारी तरफ जो है आँख उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि हम खुद को ही जो है स्वयं राजा मानेंगे, महिलाएं जो लड़कियां वो अब खुद को अपने देश के लिए रानी की तरह से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई कितना प्रेम करती थी अपने देश से, अपनी सरजमी से, अपनी मिट्टी से, अपनी भूमि से। शिवाजी थे, ठीक है, महाराणा प्रताप थे, ये सब क्या थे? ये अपनी मिट्टी के लिए मर मिट गए, ठीक है, ये अपनी मिट्टी के लिए मर मिट गए, ठीक है। ऐसे जो लोग अपने देश की मिट्टी के लिए मरे मिटे, ठीक है, ऐसे ही हम भी हैं। आज के राजा रानी हम हैं। यदि हम स्वयं को राजा और रानी की तरह से जो है ट्रीट करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, तो किसी भी जो है पराये देश की, दुश्मन देश की, ठीक है, कोई हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। तो हम कभी भी जो है दूसरे देश के मतलब काबू की बात नहीं रहेंगे। हमारा देश स्वतंत्र है और हम आज़ाद रहेंगे, ठीक है, यदि हम खुद को एक राजा की तरह, एक रानी की तरह, एक अपने देश के एक पहरेदार की तरह से, जैसे सैनिक पहरेदारी करते हैं, ठीक है, अपने देश की आन बान शान के लिए, ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। आगे लिखा है जिसने की खजाने खोले हैं, और भारत देश की बात करेंगे हम यहाँ पर। भारत देश ने क्या खोले हैं? खजाने खोले हैं। यहाँ पर ढेरों खजाने हैं। यहाँ जो है नवरत्न दिए हैं इसने। लासानी का मतलब होता है अनमोल, बेशकीमती, अनमोल या फिर बेशकीमती, बेशकीमती हीरे दिए हैं। हीरे का नवरत्न मतलब होता है कि हीरे एक टाइप से, ठीक है ना। नवरत्न जो है अलग अलग तरीके के रत्न होते हैं, ऐसे ऐसे अनमोल हीरे दिए हैं। यदि हम बात करें एक वस्तु के तौर पर हीरो की, तो बच्चों हमें पता है कि हमारे यहाँ जो है कभी अनमोल रत्न हुआ करता था, ठीक है, जिसको इंग्लैंड के लोग लेके चले गए, ठीक है, कोहिनूर हीरे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कोहिनूर हीरा, ठीक है, भारत से जो है भारत से ही मिला था वो। और यदि जो है किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए, विशेष व्यक्ति विशेष व्यक्ति की बात की जाए, तो ढेरों ऐसे नवरत्न रहे हैं हमारे देश में, ठीक है। जैसे हम एक दो की बात करें, जैसे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये एक हीरा था। स्वामी विवेकानंद एक जो है जिन्होंने जो है दूसरे देश की धरती पर भी भारत के जो है झंडे गाड़ दिए, ठीक है। और ऐसे ही बात करें हम, रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य नहीं, रामानुजन, जो कि मैथमेटिक्स के बहुत बड़े जो है गणितज्ञ हुए हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन हुए हैं। ऐसे ही ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे देश में। गांधी जी को कह लीजिए, ठीक है। वर्तमान समय में बात करें तो हम बात कर सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के ही एक हीरे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी देश की जो छवि है वो दुनिया में जो है विश्व में पूरे देश में भारत का नाम रोशन किया है। तो ऐसे ऐसे हीरे, बेशकीमती हीरे, अनमोल हीरे देश ने दिए हैं, और जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। और हमारा देश ऐसा था कि जिस पर दूसरे देशों के ज्ञानी, ज्ञानी मतलब क्या है, जो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, दूसरे देशों में स्वयं को पढ़े लिखे मानते हैं, ठीक है, विद्वान मानते हैं, वे लोग भी जो है हमारे देश पर मरते थे। बच्चों आपने अपनी एसएसटी की किताब में पढ़ा होगा कि चाइना से जो चीनी यात्री आए हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और भी जो है तुर्की यात्री भी एक दो आए हैं हमारे यहाँ पर। कभी हमारा देश जो है शिक्षा का जो है बिल्कुल हब होता था, शिक्षा का हब बहुत बड़ा। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है इस लाइन में कि हमारे देश पर दूसरे देशों के ज्ञानी भी मरते थे और हमारे देश के ज्ञान पर दुनिया दीवानी थी। क्यों दीवानी थी? क्योंकि हमारे यहाँ विश्व भर में दूसरे देशों से बेहतर ज्ञान दिया जाता था, उच्च कोटि का ज्ञान दिया जाता था, इसीलिए दुनिया हमारे शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत दीवानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या समझाया गया है देखते हैं। आगे लिखा है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू पर भार नहीं। अब कवि जो है चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? एक बार इसको मिटा लेते हैं। कवि चेतावनी दे रहा है कि इतनी सब बातें होने के बाद भी कवि क्या कह रहा है, उस पर है नहीं पसीजा जो। पसीजा का मतलब होता है कि पिघलना, ठीक है, या फिर मन में भाव पैदा होना। पसीजना का मतलब मन में भाव पैदा होना या पिघलना। ये कह रहा है कवि, चेतावनी दे रहा है कि यदि इतनी सब बातें सुनने के बाद भी, ठीक है, मैंने बताया, कवि ने बताया कि खजाने खोले हैं, ठीक है, नवरत्न दिए हैं देश ने, ज्ञान की मतलब ज्ञान का जो क्षेत्र था उसमें भारत जो है किसी के मतलब भारत के बराबर कोई देश नहीं था और दुनिया भारत की दीवानी होती थी। ठीक है, और भी बहुत बड़े-बड़े उदाहरण कवि ने दिए हैं कि आप स्वयं राजा हो, स्वयं रानी हो इस देश के। इतनी सब बातें कहने के बाद भी जो नहीं पसीजा, मतलब जिसके अंदर अपने देश के प्रति भाव पैदा नहीं हुए, क्या वह भू का भार नहीं है? भू का मतलब होता है बच्चों धरती। कवि कहता है कि इतनी सब बातें सुनने के बाद भी यदि, ठीक है, यदि किसी के हृदय में, मन में देश प्रेम नहीं भरता, देश के प्रति देशभक्ति का भाव नहीं उमड़ता है, ठीक है, उसके मन में भाव पैदा नहीं होता है, तो वह इंसान धरती पर भार के बराबर है, वो इंसान धरती पर बोझ है। कवि का कहना ये है, यहाँ चेतावनी दे रहा है कवि। अब आगे क्या लिखा है, निश्चित है, निसंशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। कवि कहता है कि ये तो निश्चित है, पक्का है, 100% सच्चाई है कि क्या एक दिन जान जानी है, सबकी जानी है। जो भी इस धरती पर आया है वो एक दिन इस धरती को छोड़कर जाएगा, उसको अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। ये कहता है कवि। आगे क्या कहता है काल दीप चलता हरदम, और कहता है कि काल दीप मतलब कि भाई काल का जो दीपक जो है, काल का दीपक जलता रहता है और ये क्या करता है, जल जाना है। हमें क्या करना है, जल जाना है परवानों को। और ये जो काल का दीपक है ये जलता रहेगा, ठीक है, सदा जलता आया है और ऐसे ही जलता रहेगा। मतलब कि यहाँ जो भी आया है इस धरती पर, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, जो आया है वो जाएगा ही। ठीक है, अब यही कहा गया कि यह तय है कि एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे दीपक जलता है और उसकी लौ खत्म होती है, तो वैसे ही जैसे परवाना क्या होता है, परवाना बोलते हैं बच्चों एक कीट का नाम है, कीड़ा, परवाना या पतंगा कह लीजिए। वो क्या करता है, जब तक दीपक की लौ जलती रहेगी, ठीक है, परवाना क्या करता है, अपने आप को, दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक तो जिंदा रहेगा वो, लेकिन जैसे ही उस दीपक की लौ बुझना शुरू हो जाएगी, वो खुद को जो है उस लौ के साथ में अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ठीक है, ये बात है परवाने की। यही कह रहा है कवि, यही कह रहा है कि काल दीप जलता है, हरदम जलता रहता है। बस हमें क्या है कि जल जाना है परवानों को। और परवाने क्या करते हैं, ठीक है, परवाने क्या करते हैं, दीपक को देखते रहते हैं और अपनी जिंदगी की, ठीक है, परवाह न करते हुए अपने आप को मौत को गले लगा लेते हैं। ठीक है, अपनी जो है मृत्यु स्वयं ही कर लेते हैं। जैसे जैसे दीपक की लौ खत्म होती है वैसे वैसे जो है परवाने जो है खुद अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और हमारा भी ऐसा ही है। ठीक है, जब तक हमारा जीवन चल रहा है चल रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, ठीक है, हमारी भी क्या है, मृत्यु तय है। वैसे ही जिस तरीके से परवाना अपना जीवन समाप्त करता है, हमारा भी दीपक की परवाने की तरह से जो है जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम अपने देश के नाम अपने प्राण करें। ठीक है, परवाना दीपक के लिए जलता है, वैसे ही हमारी जो आहुति है, हमारे जो प्राणों का त्याग है, वो भी देश के लिए होना चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, सब कुछ है अपने हाथों में। अब कहता है कवि
कि हमारे हाथों में सब कुछ है। क्या क्या है हमारे हाथों में? क्या तोप नहीं, तलवार नहीं? कवि कह रहा है हमारे हाथों में सब कुछ है। हमारे हाथों में तोप भी है, तलवार भी है। ठीक है, हमारे हाथों में तोप भी है, तलवार भी है। वो कब है, किस लिए है वो तोप और तलवार? अगर हमारा दुश्मन, ठीक है, हमें हमारा जो दुश्मन है देश, हमें कोई भी देश आंख दिखाए, ठीक है, या फिर हमें चुनौती दे रहा है, तो फिर जो है हमारे लिए क्या है, शर्म की बात है कि यदि हम अपनी वीरता पर धिक्कार है कि हमें दुश्मन देश का सामना न कर सके। ठीक है, तोप तलवार का मतलब यही है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तोप भी है, तलवार भी है। यदि इतना सब होने के बाद में भी कोई दुश्मन देश हमें जो है आंख दिखाए, ठीक है, हमारी तरफ आंख निकाल कर देखे, ठीक है, हमें दबाने की कोशिश करे, ठीक है, तो फिर हमारे लिए जो है हमारा जीवन, हमारी मर्दानगी, हमारी वीरता, ठीक है, ये सब क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, व्यर्थ है, बेकार है। कवि बिल्कुल मतलब बच्चों अंदर तक हिला देना चाहता है, हमारे अंदर देश प्रेम को इतना जगाना चाहता है कि हम कभी भी कम ना हो। कवि इसलिए तो कह रहा है कि सब है हमारे हाथों में, तलवार भी है, तोप भी है, लेकिन इन सब के होने के बाद भी यदि कोई देश, दुश्मन देश हमें आंख दिखाता है, हमारी तरफ ऊंची आवाज में बात भी करता है, तो हमारे लिए हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन बेकार है। ठीक है, यदि हम दुश्मन देश का सामना डट कर न कर सके, रानी लक्ष्मीबाई की तरह से न कर सके, ठीक है, लक्ष्मीबाई की तरह से यदि हम अपने देश का सामना नहीं कर सके, ठीक है, बोस जी की तरह से हम अपने देश के आगे नहीं खड़े, उसके भगत जी की तरह, भगत सिंह जी की तरह यदि हम अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी नहीं चढ़ जाएं, ठीक है, और जो है हम बात कर सकते हैं, अनेकों उदाहरण हैं ऐसे, ठीक है, जैसे देश की तरक्की के लिए, देश की उत्थान की बात आए तो कितने नाम भरे पड़े हैं। नेहरू जी है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद में शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इसके बाद बात की जाए सरदार पटेल है। कितने लोग हैं हमारे लिए बच्चों प्रेरणा के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का जो है बलिदान दे दिया देश के लिए। ठीक है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है ताकि हमारा देश सदैव आगे बढ़ता रहे, कभी भी हमें हमारी वजह से देश का जो है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अंत में यही समझा है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। कवि अंत में यही कह रहा है कि यदि आपके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, तो वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है, वह कोई इंसान नहीं है, वह बिल्कुल संवेदनशील हीन आदमी है, उसके अंदर इमोशन नहीं है, संवेदना नहीं है। तो ये थी कविता बच्चों, आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी। कवि जो है हमारे वो है गया प्रसाद शुक्ल। अब थोड़ा सा एक झलक हम कवि के जीवन पर भी डालते हैं, कवि से परिचय कर लेते हैं। कवि ये है शुक्ल जी की जो है तस्वीर दी गई है। अब यहाँ लिखा है कि स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रिज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बना। तो बच्चों गया प्रसाद शुक्ल जी जो हैं ये ब्रिज भाषा में कविता लिखते थे। अब बात करते हैं कि ब्रिज भाषा क्या है। ब्रिज भाषा जो बच्चों आप ध्यान देंगे तो मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्र में जैसे भरतपुर हो गया, भरतपुर है, मथुरा, आगरा और थोड़ा बहुत इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, ब्रज के आसपास का क्षेत्र, वहां पर जो है भाषा बोली जाती थी ब्रज भाषा, और वो लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। जो आज की आधुनिक जो भाषा है बच्चों, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा भी खड़ी बोली ही है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। ये उन्नाव जो है जनपद उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने स्वयं कहा था, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। ठीक है, सरकारी नौकरी के कारण, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब करते थे। लेकिन इनका एक जो लेखन का, इनकी जो लेखन का जो मुख्य जो अहम जो बिंदु था वो था राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखना। इसके साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर और सामाजिक कुरीतियों के आदि के विषयों पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी। उनमें से कुछ फेमस जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो है त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन, इनकी जो है उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। अब हम थोड़ा सा पाठ में से कुछ प्रश्न उत्तर है उनको भी देख लें। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए। आइए अब हम इस कविता को
थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई कविता गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। कविता का हमने पढ़ लिया है। अब कविता से परे हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से कविता को और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, मेरी समझ से। यहाँ बच्चों आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, साथ ही प्रश्न के आपको 4 उत्तर दिए जाएंगे। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये बहुविकल्पीय उत्तर है, प्रश्न है, मतलब बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल जो बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनका उत्तर आपने देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के समूह तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही उत्तर हो, प्रश्न का 2 उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या है, वह हृदय नहीं पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने का क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये पूछा गया कि भाई ये लाइन जो लिखी है कि हृदय नहीं वह पत्थर है, तो इसमें हृदय के पत्थर होने का तात्पर्य क्या है? मैं बीच बीच में जब कविता पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो व्यक्ति देश से प्रेम नहीं करता, जिसको देश से लगाव नहीं है, जिसके मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति का भाव नहीं उमड़ता, वो इंसान पत्थर है। पत्थर मतलब होता है संवेदनहीन है। ठीक है, जो है इमोशन नहीं है उसके अंदर, तो ये बात हम कहेंगे। आगे है अगला प्रश्न, क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? कि इस कविता में जो है मुख्य रूप से किस चीज की बात की गई है? देश की प्रगति की, देश के प्रति प्रेम की, देश की सुरक्षा की और देश की स्वतंत्रता की। तो इस जो उत्तर में बच्चों हम इन उत्तरों में से यदि हमें एक चुनना है, तो एक चुनने के लिए हम कहेंगे कि देश के प्रति प्रेम। देश के प्रति प्रेम जो है इस कविता का मुख्य भाव है। किंतु हम ये भी कह सकते हैं कि इस कविता की जो अंतिम जो पंक्तियां थी, जिनमें समझाया गया था कि हमारे पास सब है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास हथियार हैं, ठीक है, तोप हैं, ठीक है, और तलवार भी है, और उसके बाद भी यदि हमारे देश के सम्मुख कोई आंख उठाकर देखे, ठीक है, हमें झुकाने की कोशिश करे, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इस कविता में देश की सुरक्षा के प्रति हमें चौकन्ना रहने के बारे में भी बताया गया। किंतु जो मेन जो पॉइंट है, मेन जो थीम है इस कविता की, वो देशभक्ति ही है कि देश के प्रति प्रेम। आगे जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है? प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। कविता में कहा है, हम हैं जिसके राजा रानी। ठीक है, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? तो जो राजा रानी जो शब्द हुआ है वो इसलिए यूज हुआ है कि जो है हम जो है उत्तर क्या क्या दिए गए? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए नहीं, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए और देश के सभी प्राणियों के लिए। तो यहाँ पर जो है देश के समस्त नागरिकों के लिए हम शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम सब जो है अपने देश के स्वयं खुद ही राजा हैं और खुद ही रानी हैं। आगे कविता में क्या लिखा गया है? कविता में लिखा गया है कि जो है कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? सम्मान नहीं, समान है। कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव कम है, या फिर जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। तो यही हमारा उत्तर होगा कि वो हृदय पत्थर के समान है जिसमें देश के प्रति प्रेम का भाव नहीं है। अब यहाँ आप अपना उत्तर भी जो है अपने दोस्तों के संग जो है चर्चा करेंगे। हो सकता है आपके दोस्त ने कोई और उत्तर चुना हो, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ बैठकर अपने उत्तरों की जांच करेंगे। आगे क्या है? मिलकर करे मिलान। ठीक है जी, यहाँ हमें कविता की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी और दूसरी जो साइड है, दूसरे साइड में कविता की उन पंक्तियों का भाव दिया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, कविता में से चुनकर स्तंभ 1 में हमें कुछ पंक्तियां दी गई है, दूसरी साइड में जो है उसका भाव दिया गया है। तो हमें उनका सही मिलान करना है। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। लिखा है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो पहली जो लाइन है ये है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। ये दूसरी पंक्तियां हैं। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया है दीवानी,
सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो इनका हमने सही अर्थ जो है ढूंढना है, इस बराबर में दिया गया है, इनके साथ मिलान करना। जैसे पहली जो पंक्तियां दी गई वो है, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित था। तो ये जो लाइन है बच्चों, इसको हम मैच करेंगे तीसरे के साथ में। तीसरी जो पंक्तियां हैं वो यही भाव प्रदर्शित कर रही हैं। ये कहती हैं कि जिस पर ज्ञानी भी मरते थे और जिस पर थी दुनिया दीवानी, कि जिसके ज्ञान से पूरा विश्व जो है प्रभावित था, ऐसा भारत देश कभी हमारा था और आज भी है। आगे है, जिस प्रकार युद्ध में तोप तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें हम कहेंगे कि सब कुछ है हमारे हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया, वह किसी लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो ये तो पहली लाइनों से मैच हो जाएगा। जिसने इस साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो हम इसको मिलाएंगे तीसरे के साथ में, और बच गया एक ही, जो जीवित दोष जगा न सका और उस जीवन का कुछ सार नहीं। इसका अर्थ हो गया कि जो स्वयं के साथ ही दूसरों को प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकता, उसका जीवन निष्फल है। अर्थ ही निष्फल का मतलब होता है बेकार है, ठीक है, उसका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ को हम इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं। तो ये हम इस तरीके से इनको मिलाएंगे। पहले जो पंक्तियां हैं उसको तीसरे के साथ, दूसरी जो पंक्तियां दी गई हैं उसको चौथी के साथ में, और तीसरे वाले को पहले के साथ में, चौथे वाले को दूसरे के साथ में। तो इस तरीके से बच्चों हमने कविता और कुछ प्रश्न उत्तर को हल किया है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। कविता का वाचन जो हुआ है समझ आया होगा आप लोगों को, उम्मीद रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस कविता के प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और मन लगाकर काम करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।